नमस्कार दोस्तों। तो ऑब्वियसली मैं पहला पार्ट दे चुका हूं इस वीडियो का और बहुत सारे कमेंट उसमें आए थे कि सर इसी के ऊपर एक नेक्स्ट पार्ट लाया जाए, तो वही हम लेकर के आए हैं। आपने थंबनेल इस वीडियो का देख ही लिया होगा। अब देखिए, जो पहले हमने पार्ट में डिस्कस किया, एक्चुअली उसमें हमने आईसिस का फॉर्मेशन डिस्कस किया था, लेकिन आईसिस का फॉर्मेशन डिस्कस करने से पहले थोड़ा अलकायदा के बारे में समझा था। अब यहाँ पर जब कमेंट बहुत सारे आए कि इसके ऊपर पूरा एक सीरीज़ लाया जाए और पूरा कंप्लीट सिनेरियो बताया जाए कि कैसे आखिर में अलकायदा की भी शुरुआत कैसे हुई थी और ये कैसे एक्चुअल में शुरू हो पाया, तो इसलिए ये समझ लीजिए पार्ट 1 वीडियो है। तो उस वीडियो को अगर आपने देख भी लिया होगा तो वहाँ से आप कनेक्ट भी कर लोगे, इसके बाद ही वो वीडियो का आप उसका कनेक्शन आप बिठा पाओगे। तो अब इसका पूरा एक सीरीज़ ही हम बना देंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे डेवलप होते गए और आज के समय पर जब आप मॉडर्न डे टेररिज्म देखते हो तो कैसा देखते हो। तो आज की जो वीडियो में वी आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट इसकी कैसे इस्लामिक टेररिज्म का शुरुआत होता है, बर्थ कैसे होता है, उसका इवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे वो इतना संगठित हुआ, फिर उससे कितने कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशंस बाहर निकले, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे अलग अलग देशों में गए, वो अलग कॉन्टिनेंट्स पर कैसे गए, कैसे वहाँ पर वर्क किया। एक पूरी सीरीज़ कंप्लीट इसको हम कंप्लीट तरीके से बनाएंगे। बहुत वेल रिसर्च सीरीज़ है। एक एक चीज़ जो एक एक बात मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, सब कुछ फैक्चुअल बेसिस पर किताबों से उठाई हुई चीज़ है। मतलब एकदम आप इसका किताब लिख सकते हो इस पूरी सीरीज़ को देख करके, उस तरीके से बनाई गई, इतने संगठित तरीके से। तो जो दूसरा वाला आपने वीडियो देखा था फॉर्मेशन ऑफ आईसिस का, उसका समझ लीजिए पहला पार्ट है। मैं उस वीडियो को लिंक भी करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो देख सकते हैं। तो अब बात होने वाली है एक्चुअल में कि इस्लामिक टेररिज्म की शुरुआत हुई कैसे। लेकिन उससे पहले एक्चुअल में हमें समझना पड़ेगा टेररिज्म का मतलब क्या है, टेररिज्म का हम अर्थ समझते क्या हैं, और फिर टेररिज्म को एक्चुअल में हम किस टेररिज्म की बात कर रहे हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न डे इस्लामिक टेररिज्म का जब मैं बात कर रहा हूँ, इसमें से शब्द इस्लामिक भी आप हटा दीजिए, क्योंकि इस्लामिक टेररिज्म तो आपको जनरली देखने को मिल जाएगा, बहुत जगह पर लिखा होता है किताब। गलत है ये चीज़, किसी एक आइडियोलॉजी के बेसिस पर एक टेररिज्म क्रिएट हुआ है, अब आप सीधा उसको जोड़ दो, वो बात सही नहीं है। लेकिन फिर भी टेररिज्म का जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो आपने देखा होगा कि इस शब्द का इस्तेमाल एक्चुअल में कैसे हुआ। वेस्टर्नर्स ने इस शब्द को कॉइन किया है। तो वेस्टर्नर्स को के हिसाब से टेररिज्म क्या था? टेररिज्म उनके हिसाब से वो हर चीज़ थी जो उनके कॉलोनियल रूल को चैलेंज कर रही है। अब जैसे इंडिया में आप देखो तो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कुछ भी प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहा है, गुरिल्ला वॉरफेयर किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे रिवॉल्यूशनरी हमारे लीडर्स रहे, उनको ये ब्रिटिशर्स टेररिस्ट कह देते थे। फ्रेंच में यही था, फ्रेंच वाले अफ्रीका में ये काम कर रहे थे, अमेरिकन लैटिन अमेरिका में ये काम कर रहे थे। उसके बाद मतलब स्पेनियर्ड्स, पोर्टुगीज़, सबका अपना अपना अपने अपने ग्रुप्स थे जो उनके लिए टेररिस्ट थे। तो हम उस टेररिज्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम उस शब्द को ही, टेररिज्म शब्द ही वो गलत है उस सेंस में। हम जिस टेररिज्म की बात करने जा रहे हैं वो एक्चुअल में मॉडर्न डे टेररिज्म है। और मॉडर्न डे टेररिज्म जो है वो उसके बारे में है कि जो चीज़ भी ह्यूमैनिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है, ह्यूमन लाइफ्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर, जिनका कुछ लेना देना नहीं, जिनका पॉलिटिकल कुछ लेना देना ही नहीं है, मॉडर्न डे टेररिज्म की बात कर रहे हैं। और उसमें मॉडर्न डे टेररिज्म कैसे मॉडर्न डे इस्लामिक टेररिज्म में बदलता है उसकी बात करने जा रहे हैं, और उसका फिर बर्थ कैसे होता है और इवोल्यूशन कैसे होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में एक एक चीज़ इसमें समझते हैं विदाउट एनी एड्यू। आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया है, प्लस उसके साथ साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी इसमें मिलेगा। यूपीएससी सीएससी के कोर्स के जो टॉप फैकल्टीज़ हैं वो आपको इस पूरे बैचेस में पढ़ा रहे होंगे, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर एंड सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई, आप जा करके कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर इस पूरे बैच को आपको वीडियो के एंड में अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ लेट्स कम स्टार्ट टू द स्टार्ट ऑफ द टॉपिक कि टेररिज्म का जन्म कैसे होता है। अब देखो, एक्चुअल में टेररिज्म का जो मॉडर्न डे टेररिज्म का जन्म हुआ, जो प्रीवियस टेररिज्म था उसको आप छोड़ दो, जो मॉडर्न डे टेररिज्म का जन्म हुआ, कहते हैं कि वो जन्म एक्चुअल में मिडिल ईस्ट से हुआ। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, अफगानिस्तान से इसकी शुरुआत हुई, पर मुझे लगता है कि अफगानिस्तान से बहुत पहले इसकी शुरुआत एक्चुअल में मिडिल ईस्ट से हो चुकी थी। जो डिफरेंट मैंने पेपर्स पढ़े हैं, जो डिफरेंट किताबें पढ़ी हैं, तो अफगानिस्तान से काफ़ी पहले वो चीज़ मिडिल ईस्ट में शुरुआत हो चुकी थी। और मिडिल ईस्ट में शुरुआत होने का कारण क्या था? अगेन टेररिज्म स्टार्ट होने, जो मॉडर्न डे टेररिज्म का स्टार्ट होने का कारण, जो अगर मैं कहूँगा जो सबसे बेसिक कारण रहा, वो अगेन ये जो कॉलोनियर्स थे इनके द्वारा ही क्रिएट किया हुआ था। इन कॉलोनियर्स ने एक्चुअल में क्या किया, हर जगह पर जहाँ पर इन्होंने कॉलोनी बनाई, जब वहाँ से ये छोड़ करके गए तो इन्होंने डिवीज़न किया। जैसे इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न आप ले लो, उस डिवीज़न को ही इस तरीके से किया इन्होंने कि उसमें कुछ विवादित टेरिटरी रही जिसको लेकर के झगड़ा
दो कंट्रीज़ में आपस में चलता रहे, लंबे समय तक चलता रहे और उसका फ़ायदा इनको हो। ठीक वही काम इन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में किया, और ऐसे हर कंट्री में आप अफ्रीका की सारी कंट्रीज, साहेल रीजन की सारी कंट्रीज उठा लीजिए, आप देखिए एकदम बॉक्स की तरह उनको ऐसे डिवाइड किया गया, ऐसे लग रहा है कि वो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में है, पर उन मतलब वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ पर एथनिसिटी, लैंग्वेज, इन सबों का कोई लेखा जोखा नहीं रखा गया, और एकदम एक जैसा प्लेन पेपर लिया और उस पर एक लाइन खींच के दो हिस्से कर दिया, इस तरीके से उसका डिवीजन किया गया। इसी तरीके से इसी डिवीजन में एक चीज़ होती है जो होता है पैलेस्टीन और इजराइल का प्रॉब्लम। अब आप पूरा इस पैलेस्टीन और इजराइल का जो प्रॉब्लम है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने दुनिया भर के वीडियोस भी देखे होंगे इसके ऊपर, और दुनिया भर की चीज़ें भी देखी होंगी। तो पैलेस्टीन और इजराइल के प्रॉब्लम की वजह से पैलेस्टीन का जो पूरा रिकॉग्निशन था वो क्वेश्चन में आ जाता है, और उसके क्वेश्चन की वजह से कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस का वहाँ पर फॉर्मेशन होता है, और कहा जाता है कि दिस वाज द स्टार्ट ऑफ मॉडर्न डे टेररिज्म। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो, क्योंकि अगर आप स्टार्ट देखोगे पूरा जो मॉडर्न डे टेररिज्म का, और पैलेस्टीन को लेकर के जो ग्रुप्स बने, जो फ्रंट्स बने, इनको अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इनमें आपको बहुत सारे अधिकांश ग्रुप ऐसे मिलेंगे स्टार्टिंग वाले फेज़ में, जो मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 1960s की। इस फेज़ में जो आपको मेजर ग्रुप्स बनते हुए दिखेंगे, जो लड़ रहे थे, जो गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे, वो मैक्सिमम मार्क्सिस्ट या एंटी वेस्टर्न ट्रांसफॉर्मेशंस, वो एंटी वेस्टर्न ग्रुप्स थे, जो नीदर सपोर्टेड बाय यूएसए, दे वर अगेंस्ट यूएसए, दे वर अगेंस्ट ब्रिटेन, दे वर अगेंस्ट फ्रेंच, दे वर अगेंस्ट पोर्टुगीज, मतलब अगेंस्ट, मतलब यूरोप के अगेंस्ट ग्रुप्स फॉर्म में हुए, और वो टिपिकली मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ग्रुप्स थे ज़्यादातर, इसमें से उस आइडियोलॉजी पर बेस्ड ग्रुप थे। और यही चीज़ आपने फिर दूसरे कॉन्टिनेंट लैटिन अमेरिका में देखा, अफ्रीका में भी देखा है। तो असल में मिडिल ईस्ट में जो मॉडर्न डे टेररिज्म की शुरुआत हुई वो एक्चुअल में इन मार्क्सिस्ट ग्रुप्स से हुई, और बाद में ये मार्क्सिस्ट ग्रुप्स के बाद असल में अरब और इस्लामिक वर्ल्ड में वो जो इस्लाम के बेस पर, उसकी आइडियोलॉजी के बेस पर जो ग्रुप्स बना, खुद को कहते हैं उसको ग्रुप बना करके जिन्होंने मॉडर्न डे टेररिज्म किया, वो लोग बाद में आए। तो जो ये पूरा पैलेस्टीन का युद्ध था, जो पूरा पैलेस्टीन और इजराइल का इशू था, और पैलेस्टीन का पूरा क्वेश्चन था, उसको लेकर के आप कह सकते हो कि जो ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ, उसको हम कह सकते हैं कि दिस वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल टेररिज्म। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बने, इनका कुछ गोल था, इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, फिर इनका कुछ वर्क करने का तरीका था, फिर इनकी अपना मोडस ऑपरेंडाई होती थी कि कैसे इनको वर्क करेंगे, कौन पैन जो है मतलब कौन इंट्रा वर्क करेगा, कौन इंटर वर्क करेगा, इस सब चीज़ों को लेकर के इनके अलग अलग ग्रुप्स बटे हुए थे, और सबके अपने अलग अलग तरीके थे, सबकी अपनी इवन आइडियोलॉजी भी अलग अलग बेस थी, सबके ऑब्जेक्टिव्स भी अलग अलग थे। तो इस तरीके से संगठित वे में ये ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होते हैं, और बाद में फिर ये इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर जाते हैं। वो हम समझेंगे कैसे इस्लाम की आइडियोलॉजी के ऊपर ये लोग पहुंचे थे। अब अगर आप लेट 1960 में आओ, ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इस प्रॉब्लम की वजह से कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस का उदय होना शुरू हुआ, और इसमें कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे, तो लेट 1960 में आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होते हुए दिखेंगे। जैसे आप अल फतह की बात करो, अल फतह एक उनमें से एक सच ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि पॉलिटिकल बेस पे बनाया गया था, लेकिन इसका अपना एक रिवॉल्यूशनरी फ्रंट भी था जो लड़ रहा था, जिसका काम ये था। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन था पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, PFLP कहते हैं इसको। अगेन दिस वाज अ वेरी मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका भी अपना कुछ एजेंडे थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। ये पूरी तरीके से मतलब किसी भी तरीके से इजराइल से किसी भी तरीके का अग्रीमेंट करने से बिल्कुल नाखुश थे। ये उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन थे, और इन्होंने एक्चुअल में सिविलियंस को टारगेट किया। लेकिन आप पूरी तरीके से क्या इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो? पूरी तरीके से आप इसलिए इनको नहीं कह पाओगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनके कुछ पॉलिटिकल एजेंडाज भी थे। ये टिपिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे, जैसे आईसिस है ना, जैसे आईसिस है, जैसे अलकायदा है, उस तरीके के टिपिकल टेररिज्म नहीं किया इन्होंने। इनका कुछ पॉलिटिकल एजेंडाज थे, और उसको लेकर के बहुत मतलब ये कोई इस्लामिक कैलिफेट नहीं बनाना चाहते थे। ये जो चीज़ पॉसिबल नहीं वो नहीं करना चाहते थे। इनके जो डिमांड्स थे वो पैलेस्टीन को लेकर के बस पैलेस्टीन तक ही सीमित थे, और उसको करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्होंने, डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन्होंने कई उसमें लिप्त रहे। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद 1967 का जो वॉर था, जो लेट 1960s में कह रहा हूँ, वहाँ से जो अरब फोर्सेस का डिफीट था, उसके बाद एक ये बहुत बड़ा इवेंट रहा। मतलब पूरे मतलब आप कह सकते हो कि मॉडर्न डे टेररिज्म के आगे बढ़ने में ये एक पूरा बहुत बड़ा इवेंट रहा। कैसे ये बड़ा इवेंट रहा, इसको समझने की कोशिश करना। देखो हुआ क्या कि सबसे पहले अरब वर्ल्ड में क्या हो रहा था कि इस समय पर अगर आप देखोगे 67 के पहले का, 67 के पहले अगर आप अरब वर्ल्ड का लीडर पूछोगे तो सऊदी अरेबिया भी नहीं था, ईरान का कोई जिक्र आपको अभी दूर दूर तक नहीं मिलेगा।
69 तक, अभी आने वाले 2 साल तक आपको ईरान का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ईरान में अयतुल्ला खोमेनी 69 में आए, वहाँ पर ईरानियन रिवॉल्यूशन जो हुआ, इस्लामिक रिवॉल्यूशन आप कह लो, वो 69 में हुआ। उसके बाद खोमेनी आए। खोमेनी के पहले जो वहाँ पर डिक्टेटर थे वो उनका नाम था रिज़ा पहलवी, वो तो पपेट ही थे पूरे एक तरीके से यूएस के। तो इसलिए आपको ना ईरान का नाम इसमें मिलेगा, सऊदी अरेबिया कोई बहुत बड़ा रोल इसमें नहीं था, ना आपको किसी इन कंट्रीज़ का नाम आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। क्योंकि इस समय पर अरब के अंदर, मतलब अरेबियन पेनिनसुला में या पूरा अरब में आपको इस्लाम की लहर नहीं दिखेगी, या एक्सट्रीम इस्लाम जो आज आप देखते हो नहीं दिखेगा। क्योंकि इस टाइम पर अरब नेशनलिज्म की बात चल रही थी पूरे अरेबियन पेनिनसुला में। और इस समय इनका लीडर कौन बना हुआ था? इनका लीडर बना हुआ था इजिप्ट। इजिप्ट से ही अरब नेशनलिज्म की भी शुरुआत होती है, इजिप्ट से ही एक्सट्रीम इस्लाम की भी शुरुआत होती है। ये बड़ा ही मतलब एक अपने आप में एक बहुत ही अजीब बात है कि यहीं एक ही जगह से दोनों चीज़ कैसे निकल करके आई, अभी उसको समझते हैं। तो इजिप्ट ने सबसे पहले अरब नेशनलिज्म, जो वहाँ के लीडर थे, उन्होंने अरब नेशनलिज्म का वो दिया, जिसको हम पैन अरबिज्म कहते हैं, कि सारे अरब कंट्रीज़ जो हैं, इन सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के भाई खिलाफ खड़े हो। इन वेस्टर्न कंट्रीज़ हमें यूज़ कर रही हैं, ये हमारा यूज़ करके हमारा सारा तेल ले जा रही हैं, हमारे सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हैं और खुद पैसे कमा रही हैं, खुद उसमें मार्जिन खा रही हैं। सारी फॉरेन की कंपनीज आ रही हैं, खूब कमा के पैसे कमा के अपने देश में ले जा रहे हैं, हमारे लोग आज भी गरीब हैं। तो हम सारी कंट्रीज़ को मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए और एक संगठन बना करके काम करना चाहिए, और इन वेस्टर्न कंट्रीज़ को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इनके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए। और ये इजराइल का पूरा क्रिएशन, और फिर उसको लेकर के पैन अरबिज्म की भावना से सबको जोड़ने की कोशिश करी थी। ये कोशिश, इसका सरगना बना इजिप्ट, और इसमें इजिप्ट के साथ और भी नेशंस सामने आए। इसमें इजिप्ट के साथ सारे आप कह लो कि सब आसपास के जो कंट्रीज़ थी सब इनके साथ आई, सीरिया भी थी उस समय पर, उसके बाद और भी कंट्रीज़ थी, इसमें सब इजिप्ट के साथ में आई। लेकिन 1967 के वॉर में इनकी बुरी तरीके से डिफीट हो गई, जिसमें इजिप्ट की बड़ी थू हो गई। और जब ये पैन अरेबिज्म का डिफीट, ये सिर्फ 1967 के वॉर में अरब फोर्सेस की हार नहीं थी, ये पैन अरेबिज्म की जो आइडियोलॉजी थी उसकी भी हार कह सकते हो आप, ये हुई थी 1967 में। इसलिए माना जाता है कि जब ये आइडियोलॉजी हारी तो उसके बाद कहीं ना कहीं अरब वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चेंज आया, जो अभी हम देखेंगे क्या आया था। अब एक तो ये बात हो गई कि लेट 1960s में ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो रहे हैं, और उसके बाद 67 में एक बड़ा इवेंट हो गया। और इसी इवेंट के बाद अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं अब इनको ये एक बात समझ में आ चुकी थी कि अब दो चीज़ें एक तो क्लियर हो गई, एक तो पैन अरेबिज्म काम नहीं करेगा, पैन अरेबिज्म भी नहीं हरा पाया वेस्टर्नर्स को, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये क्लैरिटी आ गई इसमें कि सामने सामने लड़के आप इजराइल को नहीं डिफीट कर सकते या यूएस को डिफीट नहीं कर पाओगे, तो आपको अपने जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसको चेंज करना पड़ेगा। और यहीं से गुरिल्ला टेक्निक अपनाने का सोचा गया, क्योंकि उस समय पर कई सारे ऐसे फ्रंट्स बन चुके थे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ अफ्रीका में कई सारे फ्रंट्स बन चुके थे, कई सारे ऐसे ग्रुप्स बन चुके थे जो गुरिल्ला वॉरफेयर से कॉलोनियर्स से लड़ रहे थे। फिर आपको इसी टाइम पर, इसी पीरियड के आसपास 67 में चेगवारा, आई थिंक उसकी डेथ हो गई थी, इसी पीरियड के पहले चेगवारा को ऑलरेडी दुनिया देख चुकी थी किस तरीके से उसने एक पूरा फ्रंट क्रिएट करके लड़ाई करी, मार्क्सिस्ट ग्रुप था। उसके बाद आप इस समय के बाद अगर आप देखोगे फिडेल कास्ट्रो को देखा आपने। उसके बाद इसी टाइम पर आप देख रहे हो कि चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में आपको दिखाई कौन दे रहा है? आपको वहाँ माओ दिखाई दे रहा है। वो भी शुरू कैसे हुआ? उसका भी शुरुआत ऐसे ही गुरिल्ला टेक्निक से हुई। तो इन लोगों ने ये बात समझ ली, लैटिन अमेरिका हो गया, चाहे नॉर्थ अफ्रीका हो गया, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, हर जगह पर गुरिल्ला टेक्निक को अपनाया जा रहा है। इसी गुरिल्ला टेक्निक को अगर मॉडर्न वॉरफेयर में यूज़ किया जाए, अगर अर्बन टेररिज्म में आप कन्वर्ट कर दो, तो वही टेररिज्म की शक्ल हो जाती है, और वही किया गया अरब वर्ल्ड में। तो यही गुरिल्ला टेक्निक जो कि चली आ रही थी, उसको अर्बन टेररिज्म के फॉर्म में कैसे दिया गया? तो अर्बन टेररिज्म के फॉर्म इसको ऐसे दिया गया कि कई सारी जो टेक्नोलॉजीज थी उस समय उनका इस्तेमाल किया गया। जैसे उस समय पर कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, तगड़े कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स का तगड़ा इस्तेमाल किया गया, और इन सारी चीज़ों से इन लोगों ने अपने स्ट्रगल को इंटरनेशनलाइज किया। कैसे एग्जैक्टली इंटरनेशनलाइज हुआ? अब देखिए, इनका मैसेज देने का काम था कि कैसे एक मैसेज चला जाए। मैसेज कैसा चला जाए कि मतलब हमारी ये डिमांड्स हैं, और अगर हमारी डिमांड नहीं मानोगे तो भाई तुम्हारा नुकसान ये है। अब दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो वॉर, कंट्री टू कंट्री, आर्मी टू आर्मी वॉरफेयर तो कर नहीं रही हैं कि भाई उनकी पब्लिक तक कुछ नहीं पहुंच रहा। जब उनकी पब्लिक तक कुछ पहुंचेगा तो पब्लिक भी सवाल करेगी, गवर्नमेंट भी क्वेश्चन में आएगी। ये सब दुनिया भर की चीज़ें थीं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। और इन्होंने इसीलिए जो हाईजैकिंग्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया कि फ़्लाइट हाईजैक कर लो, लोगों को हॉस्टेज बना लो और अपनी डिमांड पूरी करवाने की कोशिश करो। किडनैपिंग्स का पूरा शुरू किया, बॉम्बिंग्स का थिएटर में
खुलेआम शूटिंग्स का, और इसी सब का इजाद था, इन्हीं सबों का मतलब एक कह सकते हो बाय प्रोडक्ट रहा जो 1972 के इजरायली एथलीट्स, जिनका कोई लेना देना नहीं था इजराइल और अरब के युद्ध में, 1972 में जो इजरायली एथलीट्स के ऊपर म्यूनिक ओलंपिक में जो हमला हुआ, जिसमें इजरायली एथलीट्स मारे गए, वो इसी का एक बाई प्रोडक्ट था जो ये आइडियोलॉजी सामने आई थी। अब जब ये 1972 वाला अटैक हुआ, कई सारी हाईजैकिंग्स हुई, बॉम्बिंग्स हुई, किडनैपिंग्स हुई, ये ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी, अब ये एक मॉडल बन गए पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर। अब ये मॉडल इस चीज़ का बन गया कि भाई इनके पास तो लड़ने के लिए लड़ाके भी हैं, इनको देना क्या है, इनको कुछ पैसे देने हैं और इनको कुछ हथियार देने हैं। इनके पास अपनी आइडियोलॉजी है वेस्टर्नर्स के खिलाफ लड़ने की, जिसको भी इनको यूज़ करना है उसकी आइडियोलॉजी है इनके पास लोग हैं जिनका जो पूरे तरीके से ब्रेन वॉश्ड हैं, इनको हथियार दे दो, पैसे दे दो, ये खुद लड़ लेंगे। तो अब भाई काम आसान नहीं हो गया। अब आप देखो, आप अपनी कंट्री की आर्मी जिनको आप सैलरी दे रहे हो उनको ले जाओ, फिर उनकी उसमें मतलब शहादत होती है, फिर आप उनको मतलब आप अपनी कंट्री में लाओ, फिर आपका बहुत सारा नुकसान होता है। अब इससे अच्छा ये कि आप पैसा दे दो और हथियार दे दो। कुछ लोग जो ब्रेन वॉश्ड हैं ऑलरेडी लड़ने के लिए तैयार हैं आपके लिए। अब इनको अलग अलग तरीके से इन्हीं ग्रुप्स को यूज़ किया हर कंट्री ने, चाहे वो सोवियत यूनियन हुआ, चाहे वो मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज़ हुई, चाहे वो यूएसए हुआ, चाहे वो ब्रिटेन हुआ, किसी ने इनको नहीं छोड़ा, चाहे वो अफ्रीका में फ्रांस हुआ। सब ने अपने अपने काम के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे सबको यूज़ किया, पूरा यूज़ किया। क्यों? यूएस ने मुजाहिदीन को यूज़ नहीं किया। जब सोवियत घुसे थे अफगानिस्तान में तो यूएस ने भी मुजाहिदीन को यूज़ किया था, ठीक वैसे ही सोवियत यूनियन ने यहाँ पर मिडिल ईस्ट में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ किया, उनको बनाया, बिल्ड किया, उनसे अटैक करवाए, दुनिया भर का काम कराया। तो सब ने अपने अपने मतलब के जो ऑर्गेनाइजेशन से उनको चूज़ किया और उनको पैसे दिए और इस आइडियोलॉजी पर वो काम करते रहे, और यही इतना बड़ा इस्लामिक टेररिज्म का शेप ले लेगा, ये बात किसी को अंदाज़ा नहीं था। सबको ये लगा था कि जब ख़त्म करना होगा ख़त्म कर देंगे, ख़त्म करना इनको क्या है, छोड़ दो इनको, ख़त्म हो जाएंगे ये। लेकिन वो अंदरूनी तरीके से इतने ऑर्गेनाइज्ड हो गए, इतने स्ट्रांग बन गए कि ख़त्म करना, हालत ख़राब हो जा रही है आज ख़त्म करने में। तो ये उसका मतलब एक बेस था। आई होप बेस क्लियर होगा आपका कि बेस समझ में आ रहा है वो कहाँ से जो टेररिज्म शुरू हो रहा है उसका बेस कैसे बिल्ड हो रहा है अरब वर्ल्ड में। ये सारी आइडियोलॉजीज़ के ऊपर उनका बेस बिल्ड हुआ। अब इसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बने इसी बेस के ऊपर, जिनमें से सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जो मैं कहूँगा, जो टिपिकली आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कह सकते हो लेकिन पॉलिटिकल एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, दैट वाज द पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन। अब ये पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन जो है वो एक 1967 में ही जॉर्ज हबाश नाम का जो व्यक्ति था उसने क्रिएट किया था। 67 की वॉर हुई, वॉर में हार गए और उसके बाद PFLP का गठन हुआ कि भाई अब गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं इनके साथ, अर्बन टेररिज्म के तरीके से वॉरफेयर करते हैं इनके साथ। और वो जॉर्ज हबाश 1967 में इस व्यक्ति ने इसको बनाया था। मार्क्सिस्ट व्यक्ति, पूरा आइडियोलॉजी इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का आप देखोगे मार्क्सिस्ट था। PLO के बहुत खिलाफ थे ये, और PLO को हमेशा इन्होंने उसकी बर्खास्तगी की है, उसके खिलाफ रहे हैं। क्यों PLO के खिलाफ रहे? क्योंकि ये किसी भी तरीके से इजराइल के साथ कोई भी डील नहीं करना चाहते थे। PLO वॉज ऑफ दैट व्यू कि इजराइल के साथ बैठ के बात करते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, और यही वो व्यक्ति हैं जो डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स साइन होना था उसके बहुत अगेंस्ट थे 1993 में। इन्होंने यासिर अराफात के साथ कई सारी मीटिंग भी की थी, यासिर अराफात की जो फतह पार्टी थी उसके साथ कई सारी मीटिंग की थी, बाद में फिर बैकआउट कर लिया था। 1993 में एक बार स्टेप किया था, 1999 में किया था। मतलब ये अपने समय के पहले ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो बने थे, जिनके पास लड़ाके थे, जो लड़ सकते थे, जो ऐसे काम करा सकते थे। और इन्होंने कई सारी घटनाएं भी कराई, कई सारी टेररिस्ट घटनाएं भी कराई हैं। इन्होंने कई सारे इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक कराए 1970s में, जहां पर इनको माना जाता है कि इन्होंने इजराइल में कई सारे अटैक कराए, इजराइल में सिनागोग के ऊपर अटैक कराया। तो बड़े बड़े अटैक इन्होंने उस टाइम पर किए थे। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक जो ऑर्गेनाइजेशन था पॉपुलर फ्रंट से, वो इसी फ्रंट से निकला हुआ ऑर्गेनाइजेशन था, और जो लोग ज़्यादा आइडियोलॉजिकल बेस थे। और यहीं से आप कह सकते हो एक थोड़ी सी शुरुआत आपको इस्लामिक टेररिज्म की तरफ जाते हुए दिखेगी। पूरी तरीके से इस्लामिक टेररिज्म की तरफ नहीं, एक थोड़ी सी शुरुआत। इसी PFLP में से एक और ऑर्गेनाइजेशन टूटा, उसका भी सेम नाम था, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन जनरल कमांड। ये एक्चुअली में ब्रेक हुआ 1968 में। 67 में वो बना तो उसके साथ काम चल नहीं पाया इनका। वो पूरी तरीके से मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट तरीके से चल रहे थे। इनका थोड़ा लेफ्ट भी लीनिंग है और थोड़ा इस्लाम की तरफ भी ध्यान है, तो ये अलग हुए। इनका लीडर था अहमद जिब्रील, उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया और बहुत ही डेडली ऑर्गेनाइजेशन बन करके शामिल हुआ। इन्होंने इवन ये PLO के खिलाफ अटैक भी किया
और इस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं जो सपोर्ट मिला उस समय पर वो सीरिया से मिला और आगे चल करके ईरान से भी इनको सपोर्ट मिलता है। तो वो सपोर्ट उस समय सीरिया से क्यों मिल रहा है इनको? क्योंकि सीरिया में भी उस समय जो सरकार है, सीरिया में कौन है? असद लोग इस टाइम पर क्या है कि वो भी इस तरीके के हैं कि वो डिक्टेटर टाइप के लीडर थे, लेकिन उनका जो लीनिंग था वो मार्क्सिस्ट लेफ्ट लीनिंग थे। पूरी तरीके से मार्क्सिस्ट नहीं कह सकते आप उनको, लेफ्ट लीनिंग कह सकते हो। तो वो लेफ्ट लीनिंग लोग थे, इसलिए उन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा सा स्टार्टिंग में सपोर्ट किया। तो सोवियत यूनियन और फिर सीरिया, ये सब आपस में इनकी बड़ी अच्छी बॉन्ड थी। उसके बाद आपको थोड़े कुछ टाइम बाद इराक के साथ वही बॉन्ड दिखेगी, सद्दाम के साथ वही बॉन्ड दिखेगी। ये लोग मिल करके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और इनको पनाह दे रहे हैं और इनको पूरा हथियार दे रहे हैं, इनको एक तरीके से खड़ा करने में मदद कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में। और फिर ये खड़े हुए 1970s 80s के टाइम पर बड़े बड़े इन्होंने अटैक किया और इनकी खासियत थी कि क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस करते थे। इजराइल को पर्सनल लेवल पर इन्होंने बहुत परेशान किया। जो एयर बैलून वाली घटना हुई थी वो इस ऑर्गेनाइजेशन ने करी थी। जो हैंड ग्लाइडर्स थे उससे जो अटैक किया था वो इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। ऐसे छोटे मोटे अटैक करने में माहिर ऑर्गेनाइजेशन था ये, और कम लोग थे, पकड़े जाने का खतरा भी बहुत कम था। लेकिन जो इन सब में सबसे डेडली ऑर्गेनाइजेशन है, अब धीरे धीरे देखो आप ये डेडली होते चले जा रहे हैं, जो सबसे डेडली ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है इस समय की, इस पीरियड की, दैट इज़ अबू निडाल ऑर्गेनाइजेशन। और ये अबू निडाल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पीएलओ को छोड़ा था 1974 में। पहले पीएलओ के साथ में ही थे, लेकिन ये आप कह सकते हो प्योर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, कोई इनका पॉलिटिकल व्यूज़ नहीं थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई एजेंडास नहीं है। बस इस्लामिस्ट बेस्ड पर एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया और उसको क्रिएट करके इनका जो पूरा जो आइडियोलॉजी थी, जहाँ पर पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया था, वो आइडियोलॉजी एक्चुअल में इस्लाम एक्सट्रीमिज़म की आइडियोलॉजी थी और इसको फाउंड किया गया था सबरी अल बन्ना द्वारा। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े बड़े अटैक किए। इसने मतलब लगभग कहा जाता है कि 900 लोगों तक को इसने मारा 20 कंट्रीज़ में। और हर कंट्री में, जब यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इजराइल, जो आज का आप पैलेस्टीन देखते हो वहाँ पर, इवन अरब कंट्रीज़ में भी इन्होंने अटैक कंडक्ट किया है। वियना एयरपोर्ट पर 1985 में इन्होंने अटैक किया। फिर साइनागॉग, जो इस्तांबुल में साइनागॉग के ऊपर अटैक हुआ। पैनम की फ़्लाइट जिसको हाईजैक कर लिया गया था कराची पाकिस्तान में, वो इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। उसके बाद आपने कई नाम सुने होंगे इसमें, पैनम की फ़्लाइट वाला सुना होगा। फिर ग्रीस के ऊपर, ग्रीस के शिप के ऊपर जो अटैक हुआ था 1988 में, वो भी इस अबू निडाल ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। इस तरीके से ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुए। और फिर उसके बाद इनको, और इन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कहाँ से मिला? इन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट उन कंट्रीज से मिला जो कंजर्वेटिव्स थी, जो वेस्टर्नर्स को एंटर नहीं करना देना चाहती थी आपके इधर, आपके मिडिल ईस्ट में, जो यूएस को तो नहीं चाह रही हैं, लेकिन वो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट ग्रुप्स को भी नहीं चाहती कि वो भी ताकतवर बने। उन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना शुरू किया। अब ये तो पूरी मतलब आप समझ लो कि इस तरीके से 1970s आते आते 67 के बाद 70s तक में आने वाले तीन सालों में ही ऐसी 20 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी थी और बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, या बन पहले चुकी थी, स्ट्रांग बहुत हो गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका अगर एक्चुअल में फॉर्मेशन देखना है तो 1967 के वॉर के बाद जो अरब नेशनलिज्म का डिफीट हुआ, वहीं से एक्चुअल में एक्सट्रीम इस्लामिक मूवमेंट का राइज होना शुरू हुआ है। इसी के बाद आपको 67 के बाद जब ये वॉर हुआ, अरब नेशनलिज्म फेल हुआ, उसी के बाद दो और बड़ी घटनाएं हुई। एक तो बड़ी घटना ये हुई कि 1969 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ। एक्चुअल में वो ईरानियन रिवॉल्यूशन गलती से ही हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि अरब नेशनलिज्म की पूरी भावना हार चुकी थी। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि इस टाइम पर एक्सट्रीम इस्लामिक मूवमेंट क्यों और सक्सेसफुल हो पाया, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए कि उस समय पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर डिक्टेटर्स थे और इन डिक्टेटर्स ने सोशल लेवल पर कुछ नहीं किया था, ना एजुकेशनल लेवल पर कुछ किया था। इसीलिए एक्सट्रीम इस्लामिस्ट जो आइडियोलॉजी थी वो जीत पाई इन कंट्रीज़ में। आप एग्जांपल लीजिए ईरान का, करप्शन बहुत हाई था और रेज़ा पहलवी एक वेस्टर्न पपेट है, एक यूएस के पपेट है, ये बात आउट एंड ओपन हो चुकी थी, लोगों तक को पता चल चुकी थी। फिर आप बात करिए इराक की, सेम हाल है इराक में। आप बात कर दीजिए सीरिया की, सेम हाल है, असद है वहाँ पर, सोवियत यूनियन के अंडर में पूरा बदनाम हो चुके थे ये लोग। सबको पता चल चुका था कि भाई ये लोग जो हैं, ये लोग पूरी तरीके से किसी ना किसी कंट्री के पपेट हैं, किसी ना किसी सुपर पावर के पपेट हैं। कोल्ड वॉर चल ही रहा था इस समय पर, तो उन दो कंट्रीज़ के टकराने की वजह से इन कंट्रीज़ में भी दिक्कत आ रही है, इसमें भी कुछ कुछ इफेक्ट हो रहा है उसका।
ये बात लोगों को समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर लोगों ने मूव करना शुरू किया रिलीजन की तरफ और एक्सट्रीम इस्लामिक मूवमेंट्स की तरफ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखते हो 1969 में ईरानियन रिवॉल्यूशन, एंड दिस वाज द एक्चुअल बर्थ ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड फ्रॉम हियर। 67 के वॉर के बाद तो मुस्लिम ब्रदरहुड का जन्म इसी के बाद होता है। एक्चुअल में ये मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या और कैसे इसका जन्म हो? मुस्लिम ब्रदरहुड बिल्कुल वही इस्लाम के आइडियोलॉजी के बेस पर एक पैन इस्लामिज़म पूरा कॉन्टिनेंट होना चाहिए, उसका पूरा ये आइडिया चलता है। कैलिफेट होना चाहिए और पूरा जो दुनिया है वो इस कैलिफेट के अंदर में आना चाहिए, कई सारे कैलिफेट बनने चाहिए। ये सब उसके बाद की डेवलप्ड आइडियोलॉजीज़ हैं। शुरू मुस्लिम ब्रदरहुड से होता है और इस मुस्लिम ब्रदरहुड को प्रमोट करने के लिए कई सारे इस्लामिक ग्रुप्स भी बने और उन कंट्रीज़ ने इसको सपोर्ट किया जो कंजर्वेटिव्स थी, जिनको वेस्टर्न पावर से प्रॉब्लम थी, जिनको मार्क्सिस्ट से प्रॉब्लम थी, लेफ्ट से प्रॉब्लम थी, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है सऊदी अरेबिया का। स्टार्टिंग में सऊदी अरेबिया ने ही मुस्लिम ब्रदरहुड को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और ये मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी एक्चुअल में कौन आती है? और यहाँ पर देखो शिया सुन्नी का कोई झगड़ा नहीं था, सब एक साथ आओ, पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड एक बनाओ, सब एक साथ आओ, इसमें शिया सुन्नी का भी कोई झगड़ा नहीं है। तो इसलिए आप देखते हो कि ईरान वाले जो आपके अयतुल्ला खोमेनी हैं वो इंस्पायर्ड किससे हैं? वो सैयद कुतुब से इंस्पायर्ड हैं। और सैयद कुतुब किससे इंस्पायर्ड हैं? वो एक सैयद मौदूदी हुआ करते थे, उनके आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं। सैयद मौदूदी और फिर उसके बाद अल-बन्ना, इनकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं। और मैं कहता हूँ ये 3-4 नाम लिए, इनके वजह से मुस्लिम ब्रदरहुड का पूरा कंसेप्ट आया था। सैयद कुतुब वॉज दैट पर्सन जिन्होंने नाम दे दिया, कॉइन कर दिया इस कंसेप्ट को। एक्चुअल में इस पूरा अरब वर्ल्ड में कंसेप्ट मुस्लिम ब्रदरहुड का उनकी वजह से आया था। और इस कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए स्टेट लेवल पर चीज़ें हो रही हैं और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी चीज़ें हो रही हैं। स्टेट लेवल पर जब ईरान जैसी कंट्रीज़ बनी जहाँ पर ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, उन्होंने इसको प्रमोट किया पूरी तरीके से। तो अब 67 के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी पूरी तरीके से अरब में फैली और 2 साल में ऐसी फैली कि बहुत जगह पर चेंजेस शुरू हुए। इसी समय पर आपको पता होगा कि इराक के अंदर चेंजेस शुरू हुए। इसी समय पर ईरान में एक बहुत बड़ा तख्ता पलट हुआ और अयतुल्ला खोमेनी वहाँ पर लीडर बन गए। इसी समय पर सऊदी अरेबिया जो है अब इजिप्ट से चेंज होकर के सऊदी अरेबिया धीरे धीरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन रहा है। ये सब कुछ इसी टाइम पर हो रहा है। और फिर इस टाइम के बाद जो आप देखोगे ईरान का रोल पूरे मॉडर्न डे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा अयतुल्ला खोमेनी की लीडरशिप में, बिकॉज वहाँ से एक पूरा इस्लामिक रिवॉल्यूशन और अगर मोस्ट स्पेसिफिकली कहें तो शिया इस्लाम का जन्म हो रहा है। और फिर उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू होगी, वो उसके ऊपर हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। लेकिन इस पार्ट को 79 तक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, किस तरीके से जो है पूरा टेररिज्म आया। वो मार्क्सिस्ट था पहले, मतलब लेफ्ट टेररिज्म था, फिर उसके बाद वो कैसे इस्लाम में टर्न हुआ। अब स्पेसिफिकली इस्लाम टेररिज्म में कैसे उसका, अब देखो इस्लाम टेररिज्म शुरू तो हो चुका है, जैसे अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, लेकिन छोटे लेवल पर है, उतने बड़े नहीं जितने बड़े अलकायदा बन पाया, जितना बड़ा आईसिस बन पाया, जितना बड़ा बोको हराम बन पाया, ये उतने बड़े नहीं हुए। तो वो बड़ा कैसे हुआ ये इस्लामिक टेररिज्म, उसको समझने के लिए हमें अब जाना है नेक्स्ट पार्ट में अफगानिस्तान के अंदर में। और अफगानिस्तान में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हुई, सोवियत की वजह से कैसे एक्चुअल में मुजाहिदीन का जन्म होता है और फिर वो तालिबान बनते हैं और फिर डिफरेंट आप हक्कानी नेटवर्क बनता है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं और फिर ये दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपैंड करते हैं, अलकायदा बनता है, आईसिस बनता है, सब दूसरी कंट्री में एक्सपैंड करते हैं, कैसे करते हैं, पाकिस्तान का रोल, फिर यूएस एंटर करता है, उसने तो खैर बंटाधारी कर दिया। ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट्स में अपने समझना है। तो पहला पार्ट यहीं पर एंड करेंगे और अब जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा वो 1979 और उसके बाद हम सीधा कूदेंगे अफगानिस्तान में और वहाँ पे देखेंगे कैसे एक्चुअल में इस्लामिक टेररिज्म इवॉल्व कर पाया, बड़ा बन पाया, संगठित हो पाया, ट्रेंड हो पाया, हथियार मिल पाए, पैसे मिल पाए, कैसे वो सारा संगठन बना और उसके बाद फिर वो वापस कैसे अरब में आया, वो हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप आपको ये पूरा चीज़, पहला पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ वेरी क्लियर। ये आर्टिकल पूरी तरीके से क्लियर है। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहे होंगे तो। और एक एक चीज़ हम पूरी सीरीज़ में सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट ऑलरेडी आईसीएस वाला मैंने बना दिया। सेकंड क्या, वो बहुत आगे का पार्ट है जो मैंने आपको बनाया था। अब इसको पूरा शुरू से एकदम कहानी की तरह या किसी अमेजॉन की सीरीज़ की तरह पूरा कवर करते हुए चलेंगे एक एक चीज़ को। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने आपको यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में 60% का डिस्काउंट दे दिया है, प्लस आपको यहाँ पर 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी दिया जाएगा।
और अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज होगी इवैल्यूएशन के साथ, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, 1-on-1 मेंटोरशिप भी इसमें किया जाएगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो का लिंक, जो इस पूरे बैच का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जो आईसीएस वाली वीडियो थी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जरूर से देख लीजिएगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।